न्यूज़ पर सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज, विजयी दल भाजपा में बैठकों का दौर जारी। अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद शाम को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी बुलाई बैठक। वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों सहित दिल्ली के भाजपा सांसदों के साथ उपराज्यपाल से मिलने के लिए मांगा समय। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग करने का जारी किया नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा मंजूर, नई सरकार के गठन होने तक रहेंगी पद पर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सली ढेर, 2 जवान भी शहीद, 2 अन्य घायल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का दोहराया संकल्प। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की संख्या हुई 43 करोड़ के पार। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रयागराज रेलवे ने वन वे प्लान को अगले आदेश तक लागू रखने की बनाई योजना। और भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत। बेन डकेट ने खेली अर्धशतकीय पारी। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बुलाई गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बीच एलजी को औपचारिक पत्र लिखकर नवनिर्वाचित भाजपा के 48 विधायकों सहित दिल्ली के सांसदों के साथ एलजी से मिलने का समय मांगा है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी मौजूद रहे। और उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नई सरकार के गठन होने तक उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए कहा है। और इन सब के बीच दिल्ली की 7वीं विधानसभा भंग कर दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 सीटें तो भाजपा को 48 सीटें मिली हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में यहां की सबसे सुपर हॉट सीट नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को
करारी शिकस्त देकर भाजपा का झंडा बुलंद करने वाले परवेश वर्मा ने आज कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। इससे पहले परवेश वर्मा ने सुबह दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी शिष्टाचार मुलाकात की थी। तो बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत से पार्टी विधायक और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। तो जीत होते ही भाजपा के मुस्तफाबाद सीट से नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि वो मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे। नया नाम शिवपुरी या शिव विहार हो सकता है। दिल्ली में 6 बार से विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ जानना चाहता हूं कि इतना कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, सबसे ज़्यादा वोटिंग दिल्ली में यहां से हुई और कहा जा रहा था कि एक तरफ वोट जा रहा है, उसके बावजूद ये जो परिणाम देखने वाले आए हैं ये काफ़ी चौंकाने वाले और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते हैं आप। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद की जनता जनार्दन को, मैं देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। मैं 1998 से लेकर 2008 तक यहां का विधायक था और विधायक होने के बाद मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जिसका आज मुझे ये आशीर्वाद के रूप में यहां फिर दोबारा से जनता जनार्दन ने चुना है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ ये जीत जनता की है और मेरी पार्टी हाईकमान की है। मुस्तफाबाद को लेकर के आपने एक बीच में एक चर्चा भी छेड़ी थी उसको शिव विहार बनाने की और साथ ही साथ डेवलपमेंट को लेकर भी काफ़ी सारी वादे आपने किए हैं। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है? ना, निश्चित रूप से विधानसभा सत्र के अंतर्गत 2026 के परिष्मन में तो मुस्तफाबाद का नाम बदलेगा। शिव विहार क्यों नहीं, शिवपुरी क्यों नहीं? जब हिंदू आबादी इतनी है तो तुम उनको एक ही वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए मुस्तफाबाद क्यों रखना चाहते हैं? मुस्तफाबाद से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, जो यहाँ के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं और उनके मनों के अंदर जब शिव विहार और शिवपुरी नाम आता तो निश्चित रूप से उनको अपने अंदरली से लगाव का एहसास होता है और जैसे ही मुस्तफाबाद का नाम सुनते हैं तो वो बहुत पीछे हट जाते हैं। मैं क्योंकि परिष्मन के बाद निश्चित रूप से इस नाम को बदलने का प्रयास करूँगा। और डेवलपमेंट को लेकर कौन कौन से काम होने वाले हैं? डेवलपमेंट लेने के साथ जैसे पीने का पानी हो, सड़कों का निर्माण हो, यहाँ पे पेरीफेरल एक रोड का निर्माण हो, जिससे ये लोगों को लगे हम दिल्ली के अंदर रहते। देश की राजधानी दिल्ली में आज तक लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी, लोग यहाँ से प्लान हो रहे हैं, प्लान के बाद वहाँ की आबादी दिन प्रतिदिन घट रही है, ऐसा मेरा मानना। तो मोहन सिंह बिष्ट जी का कहना है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उस जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे हैं और मुस्तफाबाद के डेवलपमेंट को लेकर के भी जो उन्होंने रणनीति बनाई थी उस रणनीति पे वो लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर में शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक धन्यवाद यात्रा भी निकाली। इस अवसर पर उन्होंने स्नेह और समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद अदा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर विकास की गारंटी किसी की है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की है। लोग थोड़े समय के लिए जनता को फुसलाकर अपनी स्वार्थ की सिद्धि पूरी कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लगातार झूठ बोलकर अपना काम चलाया है। लंबे समय तक विकास की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की है।
ये लोग थोड़े समय के लिए लोगों को बरगला करके, फुसला करके अपनी स्वार्थ की सिद्धि पूरी कर लेते हैं। और ये जो दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, ऐतिहासिक मैंडेट दिया है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर पुडुचेरी की पूर्व एलजी और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ बनाएंगे। एलिगेशंस का जमाना कल तक खत्म हो गया। अब मेरा समझती हूँ कि लोग चाह रहे हैं अब आगे चलो और हमें सुधार दो, स्वच्छता दो, सिविक कम्युनिटीज़ दो, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी दो, हमें ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट दो। मैं ही समझती हूँ ये एक विश्वास वापस मांग रही है दिल्ली की सरकार, और दिल्ली चाह रही है कि अब और गिराओ मत, इसको प्रॉपर राजधानी बनाओ जाकि एक एग्जाम्पल बने दुनिया के लिए। और अब आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में 31 वर्दीधारी नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया। आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान की इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। अभी दोनों जवान की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। और इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक एसटीएफ का, एक डीआरजी का शहादत हो गई। और इस मुठभेड़ में एक डीआरजी के और एक एसटीएफ के जवान शहीद हो गए और 2 लोग घायल भी हुए हैं। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। नेशनल पार्क एरिया इलाके में यह एनकाउंटर चल रहा है। पिछले कई घंटों से रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने इन नक्सलियों को घेर रखा है। इस बीजापुर के नेशनल पार्क वाले एरिया में 650 से अधिक जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त कर देना है। हम लोग को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलियों को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः यह संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान ना गंवानी पड़े। बुलेटिन में इस समय वक्त आ गया एक ब्रेक का, जल्दी ही लौटेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार रिहायशी इलाके में एक बम का संदिग्ध खोल मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। मौके पर पुलिस बल को तैनात कर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और बम के चारों ओर मिट्टी के ढेर रख दिए गए हैं। आगे की खबरों में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया 2025 में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। HAL हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रक्षा मंत्री ने HAL की अत्याधुनिक LCA Mk1A उत्पादन सुविधा का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि तेजस Mk1A देश का गौरव है, जो आने वाले दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ के रूप में काम करेगा। Mk1A कई उन्नत सुविधाओं के साथ LCA Mk1 का उन्नत संस्करण है। LCA एक बहुउद्देशीय विमान है जो आक्रामक हवाई हमले, नजदीकी लड़ाइयों और जमीनी हमले के लिए सक्षम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आजादी के बाद देश के सभी संकल्प अब पूरे हो रहे हैं। CAA और UCC लागू करने की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से ही हुई है। UCC की गंगा देश को जल जीवन देने का काम करेगी। उन्होंने कहा, मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बनाई है और उम्मीद है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। देश की आज़ादी के बाद चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो और CAA का कानून लागू करना हो या UCC देश के अंदर लागू करना हो, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। और हमने हमेशा कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से माँ गंगा की तरह, जैसे माँ गंगा सभी को जल जीवन देती है, उसी प्रकार UCC की गंगा भी पूरे देश को जल जीवन देने का काम करेगी, सभी को लाभ पहुंचाएगी। अब मैं गुजरात के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बना दी है, वहां भी ये काम आगे बढ़ गया है। देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कुशीनगर जिले में योगी सरकार ने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। CM योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। जिले के हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। मदनी मस्जिद बिना नक्शा पास करके बनाई गई थी, इसलिए इस मस्जिद पर एक्शन लिया गया है। मदनी मस्जिद को लेकर पिछले साल 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी।
3 नोटिस दिए जाने के बाद भी मस्जिद पक्षकारों ने कोई जवाब नहीं दिया था। मुस्लिम पक्षकारों ने सीएम योगी के बुलडोजर पर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। तो हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर की यह कार्रवाई शुरू कर दी। मदनी मस्जिद में अवैध निर्माण और गलत नक्शा पास कराए जाने को लेकर हिंदूवादी नेता राम बचन सिंह ने सीएम योगी से शिकायत की थी। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोती नगर कॉलोनी में भी 110 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन ने अवैध संरचनाओं के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। रेलवे की जमीन पर बनी मोती नगर बस्ती की 110 दुकानों को ढहाया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। में जो मोती नगर एरिया है, यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण जो दुकानों का था उनको हटाया जा रहा है और सभी तरफ से हमने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। अभी डाइवर्शन चालू करके रखे हुए हैं। पुलिस बल और आरपीएफ का बल भी हमारे साथ मौजूद है। लगभग 750 से 800 के बीच में महिला और पुरुष का पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और अब एक और बड़ी खबर, दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को परिचालित करने की दिशा में आज मेरठ साउथ और मेरठ के शताब्दी नगर के बीच के अतिरिक्त 6 किलोमीटर के सेक्शन पर ट्रायल रन आरंभ कर दिया गया। ट्रायल के दौरान सिविल संरचना की अनुकूलता की जांच करने के लिए नमो भारत ट्रेनों को आरंभ में मैनुअल रूप से संचालित किया जाएगा। 6 किलोमीटर के इस अतिरिक्त खंड में शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन के अलावा परतापुर और रेठानी के 2 मेट्रो स्टेशन भी होंगे। इस खंड के परिचालित होने के बाद नमो भारत ट्रेन यात्रियों को न्यू अशोक नगर और शताब्दी नगर के बीच तेज और कुशल यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी, जिससे 61 किलोमीटर की इस यात्रा में लगने वाला समय 45 मिनट से भी कम हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान चित्तौड़गढ़ में अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट महासभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान की आर्थिक व्यवस्था में जब उत्थान आता है तो देश की व्यवस्था में उद्धार आता है। उन्होंने कहा कि किसान को किसी की मदद का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान के सबल हाथों में राजनीतिक ताकत है, आर्थिक योग्यता है। अगली खबर, नई दिल्ली के नौसेना मुख्यालय में भारतीय नौसेना प्रमुख के कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले पूर्व नौसेना प्रमुख के सामूहिक अनुभव और ज्ञान से लाभ प्राप्त करना था। उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य और मानव संसाधन प्रतिमानों में युद्ध के भविष्य और समुद्री रणनीति पर विचारों के खुले आदान प्रदान को बढ़ावा देने, रुचि के प्रमुख मुद्दों पर मंथन के लिए एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव के मौके पर लीगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ्स थ्रू टाइम पुस्तक का विमोचन भी किया गया। अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ से भी अधिक लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की संख्या करीब 43 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज पहुंचने वाली हैं। राष्ट्रपति संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगी।
जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान का लाभ लेने के बाद अब साधु सन्यासी वाराणसी पहुंचने लगे हैं। इससे वाराणसी में भी महाकुंभ के जैसा ही नजारा दिखने लगा है। सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक जूना अखाड़े के सन्यासी महाकुंभ में भाग लेने के बाद अब वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद ये साधु सन्यासी दशाश्वमेध, शिवाला, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट आदि घाटों को भी अपनी धूनी स्थल बनाए हुए हैं। और इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।